सोचिए आप सुबह की चाय के साथ अखबार पलट रही हैं और एक कोने में एक छोटी सी खबर पर नजर पड़ती है। हम्म। किसी सरकारी बैंक में चपरासी और सफाई कर्मचारियों की भर्ती में कुछ गड़बड़ी की आशंका है। हम में से ज्यादातर लोग शायद इसे पढ़कर भूल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई एक इंसान उस छोटी सी खबर को पकड़कर उसकी तह तक जाने की ठान ले। आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है कमलेश चतुर्वेदी बनाम पंजाब नेशनल बैंक की। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति और एक बैंक की लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये कहानी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की असली ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे अखबार की एक कटिंग के आधार पर पूछे गए कुछ सीधे सवालों ने देश के एक बड़े बैंक को मतलब अपने ही अंदर चल रही गड़बड़ियों पर जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी किसी छोटी मोटी संस्था ने नहीं की। जी नहीं, इसकी निगरानी की देश की सबसे बड़ी सूचना संस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने। तो चलिए इस पूरे मामले की परतों को खोलकर देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम नागरिक ने क्या सवाल पूछे, बैंक ने जानकारी छिपाने के लिए क्या-क्या दलीलें दी, और फिर सूचना आयोग ने उन दलीलों को कैसे देखा। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। बस यहाँ हथियार कलम, कानून और लगन है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 2019 को। दैनिक हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी थी। हाँ, खबर थी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में 39 सफाई कर्मचारियों और चपरासियों की भर्ती में हुए कथित घोटाले के बारे में। और इसी खबर की एक कटिंग को लगाकर कमलेश चतुर्वेदी ने 18 अगस्त 2019 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया। बिल्कुल। और ये कोई साधारण आरटीआई नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन चतुर्वेदी के सवाल बहुत गहरे थे। उन्होंने मुख्य रूप से 8 बातें पूछी, लेकिन उनके सवालों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला हिस्सा था नतीजा, मतलब उन 39 नियुक्त हुए कर्मचारियों के नाम और उनकी पोस्टिंग की जगह क्या है। ये तो एक सीधा सवाल था। ठीक है। दूसरा हिस्सा था प्रक्रिया और जिम्मेदारी पर। उन्होंने पूछा कि इस भर्ती को करने वाली रिक्रूटमेंट कमेटी के सदस्यों के नाम और उनके पद क्या थे। अच्छा, तो ये सिर्फ घोटाले की डिटेल मांगने वाली आरटीआई नहीं थी। आवेदक असल में पूरे सिस्टम को खंगाल रहे थे कि भर्ती करता कौन है और भ्रष्टाचार रोकने के आपके अपने नियम क्या हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जवाबदेही पर। जवाबदेही। हाँ, उन्होंने पूछा कि बैंक ने जो शुरुआती जांच की है उसकी कॉपी दी जाए। क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? अगर हाँ, तो एफआईआर की कॉपी दो, और अगर नहीं तो कारण बताओ। और एक सवाल ऐसा भी था जो भविष्य की ओर देख रहा था। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बैंक की अपनी जो नीति या सर्कुलर है उसकी भी कॉपी मांग ली। जी, मतलब आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या गड़बड़ हुई, बल्कि ये भी बताएंगे कि ऐसी गड़बड़ दोबारा ना हो, इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। वाकई ये एक बहुत ही सोचा समझा आवेदन था। ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच था। इसने नतीजे, प्रक्रिया और नीति तीनों पर एक साथ हमला किया। ऐसे में किसी भी संस्था के लिए जानकारी से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इतना मजबूत और सोचा समझा आरटीआई आवेदन भेजा गया और पीएनबी ने इसका जवाब दिया। एक तरह से कानूनी जार्गन से बनी एक बड़ी सी दीवार खड़ी करके बैंक के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी यानी सीपीआईओ ने ज्यादातर जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। तो यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। हाँ, हमें समझना होगा कि संस्थाएं जानकारी देने से कैसे बचती हैं। जब 39 कर्मचारियों के नाम और पोस्टिंग की जगह के बारे में पूछा गया, तो बैंक ने आरटीआई एक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कवच उठाया। कौन सा? धारा 8(1)(j यानी निजता का हनन। एक मिनट, एक सरकारी बैंक में सरकारी पैसे से तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी का नाम निजी जानकारी कैसे हो सकता है? ये तो सार्वजनिक पद है। ये दलील तो थोड़ी अजीब लगती है। ये दलील अजीब जरूर है, लेकिन बहुत आम है। ये एक क्लासिक दांव है। जब भी किसी संस्था को कर्मचारियों से जुड़ी कोई असहज जानकारी छिपानी होती है, तो वो अक्सर इसे थर्ड पार्टी की निजी जानकारी बताकर टालने की कोशिश करती है। उनका तर्क क्या होता है? तर्क होता है कि हम किसी और की जानकारी आपको क्यों दें। लेकिन यहाँ सवाल यही था कि एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का नाम निजी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई कर्मचारियों के नाम की बात। और जो आंतरिक जांच रिपोर्ट मांगी गई थी उसे क्यों रोका गया? जांच रिपोर्ट और शिकायतों पर तर्क दिया गया कि इसे देने से जांच या दोषियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा आएगी। अच्छा। इसके लिए धारा 8(1)(h का इस्तेमाल किया गया। ये धारा कहती है कि ऐसी कोई भी जानकारी जो जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, उसे रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ जांच कौन कर रहा था? कोई पुलिस या सीबीआई या बैंक खुद ही? यही तो सवाल है। क्योंकि अगर बैंक खुद जांच कर रहा है तो अपनी ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कौन सी जांच में बाधा आ जाएगी?
ये तो खुद को बचाने जैसा ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही सवाल है, और यही इस दलील की कमजोरी थी। ये धारा तब ज्यादा मायने रखती है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने वाली हो और जानकारी लीक होने से वो भाग सकता है। यहाँ तो बैंक की आंतरिक जांच थी। तो इस दलील का इस्तेमाल असल में पारदर्शिता को रोकना था, जांच को बचाना नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो दलील रिक्रूटमेंट कमेटी के सदस्यों के नाम ना बताने के लिए दी गई, वो तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हाँ, वो वाकई एक बहुत ही गंभीर और नाटकीय दलील थी। जान का खतरा। हाँ, बैंक ने कहा कि कमेटी के सदस्यों के नाम बताने से बैंक अधिकारियों की शारीरिक सुरक्षा या जान को खतरा हो सकता है। क्या? इसके लिए धारा 8(1)(g) का हवाला दिया गया। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये जवाब पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में शामिल अधिकारियों की जान को खतरा। ये तो आरटीआई को टालने के लिए एक बहुत ही बेताब कोशिश लग रही थी। बिल्कुल। इस धारा का इस्तेमाल उन लोगों के पहचान बचाने के लिए होता है जिनकी जान को वाकई खतरा हो सकता है, जैसे पुलिस के मुखबिर या किसी गंभीर मामले के गवाह। इसे एक भर्ती कमेटी के लिए इस्तेमाल करना तो इस कानून का मजाक बनाने जैसा था। सही कहा आपने। और बैंक की अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीति, उसे क्यों छुपाया गया? उसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेतुका जवाब दिया गया। कहा गया कि सर्कुलर और दिशा निर्देश सिर्फ आंतरिक सर्कुलेशन के लिए होते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई रेस्टोरेंट कहे कि हमारे किचन में साफ सफाई के नियम तो हैं, पर हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारे आंतरिक मामले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जवाबदेही से बचने का एक बहुत ही पारदर्शी तरीका है। तो बैंक ने लगभग हर दरवाजा बंद कर दिया। एक आम नागरिक के लिए ये बहुत निराशाजनक हो सकता है, जहां अक्सर हिम्मत टूट जाती है। हाँ, लेकिन आवेदक ने हार नहीं मानी। वो अपील करते करते मामला केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC तक ले गए, जो आरटीआई प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। जी। और जुलाई 2022 में जब CIC ने इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने आते ही बैंक के रवैये पर बहुत सख्त टिप्पणी की। क्या कहा आयोग ने? आयोग ने बैंक के दिए गए जवाब को सतही यानी परफंक्टरी बताया। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। जब आयोग कहता है कि जवाब परफंक्टरी है तो इसका मतलब है कि उन्हें लगा कि बैंक बस टालम टोल कर रहा है, असल में जवाब देने की नियत ही नहीं थी। आयोग कह रहा था कि आपने कानून का पालन करने का सिर्फ नाटक किया है, असल में आप जानकारी को दबा रहे हैं। बिल्कुल यही। आयोग ने साफ कहा कि भर्ती हुए कर्मचारियों के नाम और उनकी पोस्टिंग की जगह कोई निजी जानकारी नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक पद पर हुई नियुक्ति है। और फिर आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे मामला और गंभीर हो गया। हाँ, उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। किसको? बैंक के तत्कालीन और मौजूदा दोनों CPIO को। उनसे पूछा गया कि उन पर जानकारी न देने के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए, जो RTI एक्ट के सेक्शन 21 के तहत लगाया जा सकता है। ये सिर्फ बैंक पर नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाने की धमकी थी जो उनकी अपनी जेब से जाता। जी हाँ, ये तो निश्चित रूप से उनका ध्यान खींचने के लिए काफी रहा होगा। ये एक बहुत गंभीर कार्रवाई मानी जाती है। बिल्कुल। इससे अधिकारियों को यह संदेश मिलता है कि वो कानून से ऊपर नहीं है। नोटिस जारी करने के साथ साथ आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि आवेदक को एक संशोधित और सही जानकारी दी जाए। तो अब गेंद वापस बैंक के पाले में थी, लेकिन इस बार उन पर आयोग का जबरदस्त दबाव था। सही बात है। तो CIC के सख्ती और फटकार के बाद क्या हुआ? क्या बैंक ने सारी जानकारी दे दी? क्या आवेदक को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए? अक्टूबर 2022 में आयोग के आदेश के बाद बैंक ने एक नया और बदला हुआ जवाब भेजा, लेकिन ये पूरी तरह से सरेंडर नहीं था। इसमें कुछ जानकारी दी गई और कुछ अभी भी रोकी गई। तो इसे हम एक तरह से आधी अधूरी जीत कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहले वो जानकारी जो बैंक ने अब दबाव में आकर दे दी थी। सबसे पहले उन्होंने उन 39 सफाई कर्मचारियों की पूरी लिस्ट और उनकी पोस्टिंग की जगह की जानकारी दे दी। अच्छा, वही जानकारी जिसे पहले थर्ड पार्टी की निजी जानकारी कहकर मना कर दिया गया था? हाँ, CIC की फटकार के बाद अचानक से वो जानकारी निजी नहीं रही। ये तो मजेदार है। आगे क्या बताया उन्होंने? दूसरा, उन्होंने ये साफ बताया कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी, और यहीं पर एक बहुत अहम जानकारी सामने आई। वो क्या? बैंक ने बताया कि दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ बैंक के अपने नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। भले ही उन्होंने FIR नहीं की, लेकिन वो पहली बार आधिकारिक तौर पर मान रहे थे कि कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ अधिकारी दोषी पाए गए और उन पर कार्रवाई भी हुई है। बिल्कुल। ये एक ऐसी बात है जो शायद RTI के बिना कभी बाहर नहीं आती। ये एक तरह का कबूलनामा था। और क्या क्या बताया?
इसके अलावा रिक्रूटमेंट कमेटी के बारे में बैंक ने सदस्यों के पद बता दिए, जैसे कि कमेटी में एक मैनेजर, एक चीफ मैनेजर, एक डिप्यूटी सर्कल हेड और एक सर्कल हेड शामिल थे। ठीक है। और आखिर में भ्रष्टाचार रोकने वाली जो बैंक की पॉलिसी थी, हाँ। जिसे पहले आंतरिक बताकर रोक दिया गया था, उसकी कॉपी भी दे दी गई। तो बैंक ने दबाव में आकर 39 कर्मचारियों की लिस्ट तो दे दी, जो एक बड़ी जीत थी, लेकिन जो असल चीज थी जांच रिपोर्ट, जिससे पता चलता कि घोटाला हुआ कैसे और किसने किया, क्या वो सामने आई? नहीं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें अभी भी पर्दे के पीछे ही थी। बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई। और कमेटी के सदस्यों के नाम? रिक्रूटमेंट कमेटी के सदस्यों के पद तो बताए गए, लेकिन उनके नाम अभी भी नहीं बताए गए। और चेयरमैन को जो मूल शिकायत मिली थी, उसकी कॉपी भी नहीं दी गई। अच्छा, तो ये बहुत चालाकी भरा कदम था। उन्होंने CIC के आदेश का पालन करने का दिखावा भी किया, लेकिन जो सबसे संवेदनशील जानकारी थी, उसे फिर भी छिपा लिया। एकदम सही। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि एक मैनेजर जिम्मेदार था, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो कौन मैनेजर था। और इसी संशोधित जवाब के आधार पर 21 नवंबर 2022 को आयोग ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। जी, आयोग ने कहा कि चूंकि बैंक ने हमारे आदेश का पालन करते हुए संशोधित जानकारी दे दी है, इसलिए हम CPIOs के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को वापस लेते हैं। और नोटिस वापस लेने के पीछे क्या तर्क दिया गया? आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि जानकारी बदनीयती यानी मालाफाइड इरादे से रोकी गई थी। इसका मतलब ये है कि आयोग को लगा कि अधिकारी शायद कानून की गलत व्याख्या कर रहे थे या जरूरत से ज्यादा सतर्क थे, लेकिन उनका इरादा जानबूझकर कानून तोड़ने का नहीं था। हाँ, और इसी के साथ आयोग ने इस केस को बंद कर दिया। तो एक अखबार की छोटी सी खबर से शुरू हुआ सफर, एक RTI आवेदन, बैंक के इनकार की एक लंबी दीवार, सूचना आयोग के हस्तक्षेप और आखिर में कुछ जानकारी मिलने और कुछ राज दफन रह जाने पर खत्म हुआ। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि सूचना का अधिकार एक बहुत मजबूत औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए लगन और धैर्य चाहिए। इसके दबाव में PNB जैसे एक बड़े संस्थान को न केवल जवाब देना पड़ा, बल्कि ये भी मानना पड़ा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है, और ये केस उन कानूनी दलीलों की पोल भी खोलता है जिनका इस्तेमाल अक्सर संस्थाएं जानकारी रोकने के लिए करती हैं। थर्ड पार्टी की निजता, जांच में बाधा या फिर जान को खतरा जैसी दलीलें। इस मामले ने दिखाया कि अगर आप टिके रहें तो सूचना आयोग इन दलीलों को हमेशा स्वीकार नहीं करता। यह कहानी सिर्फ PNB या कमलेश चतुर्वेदी की नहीं है, ये हम सब के लिए एक सबक है। अगर कभी हमें किसी सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए हो, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि ऐसे ही बहानों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ हम आज के अंतिम सवाल पर आते हैं। ये केस आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है, लेकिन यह एक जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब कोई संस्था खुद अपने खिलाफ जांच करती है, FIR दर्ज किए बिना आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और उस जांच रिपोर्ट को भी हमेशा के लिए गोपनीय बना देती है, तो क्या इसे सच्ची सार्वजनिक जवाबदेही माना जा सकता है? या ये संभावित गड़बड़ियों को चुपचाप बंद दरवाजों के पीछे निपटाने का एक तरीका है, ताकि संस्था की साख पर कोई आंच ना आए? इस पर सोचने की जरूरत है।